नमस्कार साथियों। आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं राइस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आज हम यहाँ पर पीएसआई के सिलेबस पाठ्यक्रम के बारे में और उसके पूर्व में हुए परीक्षा प्रश्न पत्र के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और सबसे पहले हम यहाँ पर पाठ्यक्रम की ओर बढ़ते हैं। पीएसआई में आने वाला फर्स्ट पेपर जो हिंदी है, और शायद आप सब जानते हैं कि हिंदी कंपलसरी है, हिंदी में पास होना जरूरी है। 100 क्वेश्चन हिंदी में आते हैं, जिनके टॉपिक हमारे सामने हैं। सबसे पहले शब्द रचना के अंतर्गत संधि, संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये शब्द रचना के तत्व हैं जिनके द्वारा हमारे हिंदी में शब्द निर्माण प्रक्रिया हुई है। शब्दों का निर्माण होता है, जिन्हें हम इन अध्यायों के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। दूसरे नंबर पर शब्दों के प्रकार तत्सम, अर्ध तत्सम, तद्भव। जैसा कि हम जानते हैं तत्सम से तद्भव बने हैं। कुछ शब्द हैं जो पूर्ण रूप से तद्भव में परिवर्तित नहीं हो पाए हैं, तत्सम से थोड़े से परिवर्तित होकर के वो जो है हमारे हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, जिन्हें हमारे विद्वानों ने अर्ध तत्सम का नाम दिया है। कभी कभी इन पर क्वेश्चन आ जाता है, वैसे तो बहुत कम ही आते हैं अर्ध तत्सम पर प्रश्न, पर अपन को तो सारा ही पढ़ना है। और उसके बाद देशज और विदेशी। देशज शब्द वो हैं जो अपने ही देश में क्षेत्रीय भाषा में उत्पन्न होते हैं, इनका कोई स्रोत नहीं होता है। और विदेशी अन्य भाषाओं से आए हुए शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं, जिनका कि प्रमुख कारण है कि हमारे देश में कितने वर्षों मुस्लिम शासन रहा, अंग्रेजों का शासन रहा, तुर्कियों का, पुर्तगालियों का। इस वजह से हमारी हिंदी पर उनकी भाषा के शब्दों का पूरा प्रभाव है। और आप जानते हैं कि हिंदी एक सर्वग्राही भाषा है, वो निर्विरोध किसी भी भाषा के शब्द को ग्रहण कर लेती है, किसी भी प्रकार का यहाँ कोई अवरोध नहीं है। दूसरे नंबर पर हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये हैं हमारे व्याकरण की इकाइयां। व्याकरण में शब्दों के प्रकार जिनको हम व्याकरण में प्रयोग करते हैं, यहाँ पर विकारी और अविकारी होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये विकारी हैं। और अव्यय के अंतर्गत हम पढ़ते हैं क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक, निपात आदि, ये हमारे अव्यय में आते हैं। तीसरे नंबर पर है शब्द ज्ञान, ए वोकैबुलरी, जिसका कि भंडार, शब्द भंडार हमारे हिंदी में है। पर्यायवाची के रूप में शब्द उपस्थित हैं। विलोम के रूप में शब्द युग्म का अर्थ यानी शब्द के जोड़े होते हैं, जिनके हमें अलग अलग अर्थ समझने होते हैं। इन पर भी 5 से 7 क्वेश्चन हमारे पेपर में आते हैं, यानी हर टॉपिक पर 2 या 3 प्रश्न हमें पेपर में मिलेंगे। इसलिए हमें हर टॉपिक को बहुत ही अच्छे से अध्ययन करना है, बहुत गहराई से समझना है। वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द यानी पूरा सेंटेंस, पूरा वाक्य, जिसके लिए एक छोटा सा शब्द क्या हो सकता है, जैसे कि जिसका कोई घर नहीं है उसे हम कहते हैं अनिकेत। इस तरह के शब्द यहाँ पर हमें मिलेंगे। समश्रुत, भिन्नार्थक और समानार्थी शब्द, ये दोनों भी लगभग मिलते जुलते हैं, पर इनमें थोड़ा सा अंतर है, जिन्हें हम इन अध्यायों के अंतर्गत आगे पढ़ेंगे। उपयुक्त शब्द चयन, सही शब्द क्या है, 4 ऑप्शन में कौन सा शब्द सही है और उनके अंदर बीच में क्या उनमें अंतर है वो समझना है। और पारिभाषिक शब्दावली यहाँ पर हमें समझनी है। 4th नंबर पर आता है शब्द शुद्धि। उसके बाद व्याकरण कोटियों में परसर्ग, लिंग, वचन, पुरुष, काल और वृत्ति, पक्ष, ये सारे हमारे संज्ञा और क्रिया के विकार हैं, जिन्हें भी हम आगे पढ़ेंगे। वाक्य रचना, वाक्य क्या है, वाक्य की परिभाषाएं, वाक्य को समझना, वाक्य के प्रकार, ये सारी चीजें। और वाक्य शुद्धि, वाक्य शुद्धि पर भी 4 से 5 प्रश्न हमारे प्रश्न पत्र में आपको मिलेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, या प्रश्न होगा किस वाक्य में इन चारों में कौन सा अशुद्ध है। इस तरह के प्रश्न आपको मिलेंगे। विराम चिन्ह का प्रयोग हिंदी में किया जाता है, उन्हें भी हमें पढ़ना है। मुहावरे और लोकोक्तियां हमारे साहित्य की धरोहर हैं, ये हमारे साहित्य के सौंदर्य को बढ़ाते हैं, जिन्हें भी हम हिंदी में पर्याप्त स्थान मिला है। हम हिंदी का कोई भी साहित्य उठा के देख लें, कोई कहानी, कोई नाटक, कोई उपन्यास पढ़ें, तो वहां पर हर पेज पर, हर पैराग्राफ में हमें एक मुहावरा अवश्य मिल जाएगा।
इसके बाद अंग्रेजी की पारिभाषिक प्रशासनिक शब्दावली, जो कि राजकाज की भाषा में प्रयुक्त होता है, क्योंकि हम जानते हैं हिंदी हमारी राजभाषा है और हिंदी में ही कार्य होना चाहिए। इसके लिए हमें प्रशासनिक शब्दावली को भी समझना होता है, क्योंकि वहां पर हिंदी के शब्द बहुत ही कठिन हैं जो पारिभाषिक शब्दावली के लिए बनाए गए हैं, इसलिए उन्हें समझने के लिए हम अंग्रेजी शब्दों का सहारा लेते हैं। अब हमारे पास आ गया है 2021 में संपन्न हुआ ये SI का पहला पेपर, हिंदी का पेपर, जो आपके सामने प्रश्न हैं। इन्हें हम पढ़ेंगे, समझेंगे और इनके अर्थ को हम, इनके अंतर को हम समझेंगे अच्छे से। देखिए, सबसे पहले प्रश्न है, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है? यहाँ हम सबसे पहले समझ लें कि उपसर्ग क्या है। उपसर्ग क्या है? किसी शब्द के पहले लगते हैं, यानी उपसर्ग वे होते हैं, वे शब्दांश होते हैं, बहुत छोटे से होते हैं, पूर्ण शब्द भी नहीं होते हैं। जैसे कि वी उपसर्ग है, परि उपसर्ग है, अति उपसर्ग है, ऐसे एक्सेट्रा बहुत सारे उपसर्ग हैं। कम से कम हमारे संस्कृत में ही 20-22 उपसर्ग हैं। उसके बाद हिंदी के उपसर्ग हम प्रयुक्त करते हैं, उर्दू के उपसर्ग प्रयुक्त करते हैं। ऐसे बहुत सारे उपसर्ग हैं जो हम हिंदी के अंतर्गत पढ़ेंगे अपने विषय में। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कि ये उपसर्ग बहुत छोटे से होते हैं, यानी शब्द भी नहीं होते हैं, शब्दांश होते हैं, लेकिन इनके अपने अर्थ होते हैं। ये किसी भी शब्द में लग करके, यानी ये किसी शब्द से पहले प्रयुक्त होते हैं और उस शब्द में परिवर्तन करते हैं। क्या करते हैं? परिवर्तन। अब देखिए परिवर्तन, यहां भी हम देखें तो परिवर्तन शब्द में भी परि उपसर्ग लगा है। तो इस तरह से हम शब्दों को यहां पर समझेंगे। अपने प्रश्न पर आते हैं तो उपसर्ग सबसे पहले लगते हैं और दूसरी स्थिति है हमारी कि प्रत्यय शब्द के बाद में लगते हैं। प्रत्यय लगने से कोई परिवर्तन नहीं होता। प्रत्यय भी बहुत सारे होते हैं, अ भी होता है, ई भी होता है, बड़ी, अक, इक, इस तरह से ये संस्कृत के प्रत्यय हैं, बहुत सारे हैं। ए प्रत्यय है, औती हिंदी का प्रत्यय है ना, जैसे पनौती, कनौती, ऐसे शब्द आते हैं। तो ऐसे प्रत्यय हैं जो बाद में लगते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या समझना है? इस क्वेश्चन में हमें समझना है कि ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। जैसा कि हम बता चुके हैं कि उपसर्ग शब्द के पहले हैं और प्रत्यय शब्द के बाद है। अब यहां पर हम एक एक शब्द को टुकड़े में विभाजित करेंगे, उपसर्ग अलग करेंगे। पहला वाला देखते हैं वी, हम यहां से टुकड़े करते हैं, फिर द्व और फिर ता। दूसरा हु, सुम, इसमें प्रत्यय है इत। क्योंकि प्रत्यय की एक और विशेषता है, आपको बता दें, जितने भी प्रत्यय स्वर से प्रारंभ होते हैं वो कभी शब्द के साथ स्वर से नहीं लिखे जाते हैं, हमेशा अपने मात्रा के साथ। इसमें त प्रत्यय नहीं है, इत है, ई की मात्रा इसमें लगी हुई है।
तो हमेशा स्वर से प्रारंभ होने वाले जो प्रत्यय हैं वो स्वर में ना लिख करके अपनी मात्रा के साथ, मूल शब्द के साथ जुड़ जाते हैं। शायद यही कारण है कि प्रत्यय पहचानने में हमें थोड़ी सी कठिनाइयां भी होती हैं, क्योंकि हमें यहाँ गहराई से समझना होता है। जहां पर व्यंजन से शुरू होने वाला जो प्रत्यय है वो एज इट इज जुड़ता है, उसमें ना तो कोई परिवर्तन होता है और ना ही वो किसी में, उसमें चूंकि व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती है, इसलिए व्यंजन का प्रत्यय अलग से दिखाई देता है। जैसे बालक, बालक, बालक में देखिए क प्रत्यय अलग से दिख रहा है, क्योंकि ये व्यंजन से शुरू हुआ है, इसलिए उसको उसके साथ जोड़ने की आवश्यकता हमें नहीं है। अब यहाँ पर हम अभी सिर्फ अलग कर रहे हैं, इसको समझेंगे एक साथ। अब हम तीसरा वाला भी यहाँ पर अलग करते हैं, आ। फिर इसके बाद हमारे पास इसके बाद बचता है था, क्योंकि ई की मात्रा, तो ये जो ई की मात्रा है वो प्रत्यय की है और ये प्रत्यय है एक, इसलिए ये ई थ के साथ नहीं लगेगा। जैसे कि मित में ई की मात्रा को हमने प्रत्यय के साथ अलग कर दिया है, ये म के साथ यहाँ पर नहीं लगेगा। इसके बाद चौथा देखते हैं, आ। धी, पत प्लस या प्रत्यय है। अब यहाँ प्रत्यय आधा है, क्योंकि या प्रत्यय लगा है। जब आधा है तो इसमें कोई भी मात्रा हो सकती है। यहाँ पर देखिए, अब आधिपत, ये धिपत कोई शब्द नहीं होता है, ये गलत लग रहा है हमको, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे। हालांकि जब हम प्रत्यय अच्छे से प्रत्यय उपसर्ग पढ़ लेंगे तो हमें समझ में भी आ जाएगा कि कहाँ से हमें अलग करना है। तो देखिए यहाँ पर होगा अधि, अधि, और यहाँ पर हम करेंगे पति, और ये है या। अब इसको समझेंगे कैसे, इसको समझेंगे जब हम नियम समझेंगे तो हमें समझेंगे। देखिए यहाँ पर देखते हैं, हमने उपसर्ग निकाल दिया, वी उपसर्ग होता है, बिल्कुल सही है। ता निकाल दिया, प्रत्यय होता है। कु उपसर्ग होता है, इत प्रत्यय होता है। आ उपसर्ग भी होता है और एक प्रत्यय भी होता है। यहाँ पर चूंकि आ उपसर्ग निकलने से शब्द गलत हो रहा था, इसलिए हमने यहाँ पर अधि उपसर्ग निकाला है और या। तो देखिए यहाँ पर जब यह प्रत्यय लगता है तो यह प्रत्यय लगते ही इस स्वर की मात्रा दीर्घ हो जाती है। संस्कृत के कुछ प्रत्यय हैं जिनको लगाने से जब वो मूल शब्द में जुड़ते हैं तो पहले जो, चूंकि पहला स्वर होता है वो हमेशा, क्योंकि जब ये इसमें उपसर्ग जोड़ा तो ये पूरा शब्द बन गया अधिपति, एक शब्द बना लिया अधिपति। अब इसमें जब हम यह प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये काम करेगा, ये बनाएगा आ को वृद्धि करेगा और धी वैसा ही रहेगा। इसीलिए हमें यहाँ समझ में नहीं आ रहा था कि अप्रत्यय है कि अधि प्रत्यय है। और दूसरा काम क्या होता है, कोई भी प्रत्यय जब जुड़ते हैं तो यहाँ पर जब स्वर वाले प्रत्यय जुड़ते हैं तो ये यहाँ पर जो यहाँ स्वर है, कौन सा स्वर है, ई, इसका लोप हो जाता है। ये हम नियम आपको जब प्रत्यय पढ़ाएंगे, जब आप प्रत्यय की क्लास में आएंगे तो आपको बहुत विस्तार में ये प्रत्यय के सारे नियम मिलेंगे। यहाँ पर मूल शब्द के अंतिम स्वर का लोप हो जाता है और फिर ये प्रत्यय जुड़ता है इस तरह से, और बाकी बीच के शब्दों का कोई परिवर्तन नहीं होता। ना तो धी में कोई परिवर्तन है, ना प में कोई परिवर्तन है। परिवर्तन कहाँ पर है, अ में, क्योंकि यह प्रत्यय जोड़ने से ये आ में वृद्धि हो गई। जैसे कि ये शब्द भी अगर हम देखें तो यहाँ भी वही स्थिति हो रही है, उसको आगे डिस्कस करेंगे। पहले हमें अपना इसका आंसर चाहिए, इसलिए हम इस शब्द पर धी और प में कोई परिवर्तन नहीं है, और त की जब मात्रा निकल जाएगी तो ये बचेगा हल और इसमें लगेगा प्रत्यय। अब जब ये त आधा है और यह व्यंजन है
स्वर होता तो स्वर की मात्रा इसमें आ जाती, लेकिन चूंकि ये स्वर नहीं है इसलिए इसकी मात्रा नहीं लगेगी, तय आधा रहेगा और ये बन जाएगा आधिपत्य। इस तरह से केवल यही शब्द ऐसा हमें दिख रहा है जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं। क्यों? क्योंकि यहां निकालने से द्व निरर्थक है, सुम का भी कोई मतलब नहीं है और थ का भी कोई मतलब नहीं है। ये कोई शब्द नहीं है और मूल शब्द अर्थवान होने चाहिए। अगर अर्थवान नहीं है तो वो निरर्थक है, क्योंकि व्याकरण में सार्थक शब्दों का प्रयोग होता है, निरर्थक शब्दों का कोई काम नहीं होता। तो इस तरह से हमारे पास पहले प्रश्न के उत्तर में आता है डी, जो 100% आपका सही है। अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न पर। किस शब्द में दो प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है? पहला प्रश्न उपसर्ग और प्रत्यय दोनों कर लिया, दोनों पूछा है। दूसरे प्रश्न में केवल प्रत्यय का प्रश्न है, लेकिन दो प्रत्यय प्रयोग हुआ, क्योंकि प्रत्यय हमेशा कभी भी दो एक साथ लग सकते हैं, उपसर्ग भी दो एक साथ लगते हैं, पर कहाँ, कैसे, किस कंडीशन में लगते हैं, उनके क्या नियम होते हैं, इनको हम अभी विस्तार से नहीं पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हमें यहाँ प्रश्न का उत्तर देखना है और जिस ऑप्शन में हमारे उत्तर नहीं है उनको यहाँ समझना है कि क्यों नहीं है, वो सही क्यों नहीं है। इसलिए इनका भी हम पहले, क्योंकि यहाँ पर अब हमें सिर्फ प्रत्यय देखना है, प्रत्यय बाद में लगते हैं, शुरुआत से हमें कोई लेना देना नहीं है। उपसर्ग लगा है कि नहीं लगा है, यहां हमें कोई ध्यान नहीं देना है। हमें सिर्फ शब्द से प्रत्यय अलग करना है, मानव और ता। विवश, सुंदर, मित्र, चारों में समानता है। क्या समानता है? एक ही प्रत्यय, कोई प्रत्यय अलग नहीं है, ज्यादा माथा पच्ची नहीं करना है। ता प्रत्यय किससे शुरू हो रहा है? व्यंजन से शुरू हो रहा है, इसलिए इसको इस मूल शब्द में समाहित होने का भी यहाँ कोई झंझट नहीं है, क्योंकि व्यंजन वाला प्रत्यय, जो प्रत्यय व्यंजन से स्टार्ट होते हैं, व्यंजन से होते हैं, वो एज इट इज यूं अलग लगे हुए दिखते हैं, वहां कोई परेशानी नहीं होती। विवश पूरा शब्द है, हालांकि इसमें वि उपसर्ग लगा है, वश में वि उपसर्ग लगा है, विवश, वश का विलोम बन गया। सुंदर एक मूल शब्द है, ये मूल शब्द है, ये किसी भी चीज से नहीं बना है, और इसमें ता प्रत्यय लगा दिया तो सुंदरता बन गया। जो सुंदर एक विशेषण है और ता प्रत्यय लगते ही ये बन गया है यहाँ पर भाववाचक संज्ञा। यहाँ पर आगे जब हम संज्ञा पढ़ेंगे तो तब हम इनको अच्छे से समझेंगे। यहाँ हम थोड़ा सा आपको संकेत मात्र दे रहे हैं। विवश, विवश एक हमारा गुण ही है एक तरह से कि हम बहुत विवश हैं, और ता लगाने पर यह भी भाववाचक संज्ञा बनता है। मानव में ता लगाएंगे तो भाववाचक संज्ञा बनता है मानवता, मित्र में ता लगाएंगे तो ये भी भाववाचक, यानी चारों संज्ञाएं जो होती हैं प्रत्यय लगाने से भाववाचक संज्ञाओं में परिवर्तित हो जाती हैं। बहुत सारी आपकी जो संज्ञाएं होती हैं, यानी जातिवाचक संज्ञाओं में प्रत्यय का प्रयोग करते ही भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है। हम संज्ञा के चैप्टर में पढ़ेंगे। अब देखिए, विवश यहाँ एक प्रत्यय है, अब चारों में अगर एक प्रत्यय है तो प्रश्न में क्या है? दो प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है। एग्जामिनर भूल गया है, ऐसा नहीं हो सकता है। हमें थोड़ा सा और गहनता से पढ़ना है, क्योंकि मानव मूल शब्द नहीं है, अभी इसको भी तोड़ना है। मूल शब्द क्या है? मनु। हम मनु की संतान हैं, इसलिए हमें मानव कहते हैं। और इसमें प्रत्यय लगा है आ। कौन सा प्रत्यय दिख रहा है अंत में? कुछ नहीं दिख रहा, कोई प्रत्यय नहीं दिख रहा है। तो जब कोई नहीं दिखता है, अ की मात्रा दिखती है, तो ये अप्रत्यय होता है, और ये अप्रत्यय संतानवाची प्रत्यय होता है। कौन सा होता है? संतानवाची।
यानी जिस शब्द में लगता है उसकी संतान की ओर संकेत करता है। मनु में अ प्रत्यय मानव, रघु में अ प्रत्यय राघव, इस तरह से शब्द बनते चले जाते हैं। यहां पर हमें समझना है मनु में अ लगने पर मानव कैसे बना। अभी हमने पहले प्रश्न में आपको बताया था कि कुछ प्रत्यय ऐसे हैं जिनके लगाने पर कुछ परिवर्तन होते हैं। पहला स्वर अ, ये हो जाएगा दीर्घ, अ प्रत्यय लगाने से ये दीर्घ हो जाएगा, यानी म में अ हो जाएगा। उसके बाद न, अंतिम प्रत्यय यहाँ लोप नहीं होता। ये कुछ प्रत्ययों के लिए नियम है। बहुत सारे प्रत्यय हैं जिनको लगाने से अंतिम स्वर का लोप हो जाता है, लेकिन कुछ प्रत्यय ऐसे हैं जहां लोप नहीं होता है, परिवर्तन होता है। ऊ के स्थान पर परिवर्तन, ठीक है। तो इस तरह से ये मानव बना। ये ऊ के स्थान पर, चूंकि ये स्वर से बना है इसलिए स्वर के साथ लगने के कारण ये न आधा नहीं होता है। ये स्वर से निर्मित हुआ है इसलिए न को पूरा ही रखेगा, इसको बल देगा, और ए वाला अलग के इसमें इसको पूरा कर देगा तो मानव बन जाएगा। तो इस तरह से अब हम देख सकते हैं कि मनु में अ प्रत्यय के अतिरिक्त ता प्रत्यय भी लगा है। ज्यादातर बहुत सारे कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं, एक शब्द दे देते हैं और वहां क्वेश्चन आता है कि इसका सही विकल्प क्या है। शब्द, प्रत्यय और मूल शब्द को अलग कीजिए, उपसर्ग और मूल शब्द को अलग कीजिए, इस तरह से भी प्रश्न आते हैं। यहाँ पर हमें समझना है कि ये प्रश्न की प्रकृति क्या है। हम बस परीक्षा देते समय सबसे पहले अपने हम मस्तिष्क को ये कमांड दें कि हम पेपर को बहुत अच्छे तरह से पढ़ें और यहाँ ये देखें कि जो परीक्षक है वो प्रश्न में क्या पूछ रहा है, वो हमसे क्या चाहता है। आंसर, उत्तर बहुत सारे तरीके से दिए जा सकते हैं, लेकिन निर्भर करता है एग्जामिनर के, परीक्षक के पूछने के तरीके पर कि वो क्या पूछना चाह रहा है। इस प्रश्न में वो पूछना चाह रहा है कि दो प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है, तो 3 शब्दों में 2 प्रत्यय नहीं है, ये विवश शब्द बन गया है, वी उपसर्ग के साथ वश शब्द लगा है। सुंदर में ता और मित्र में ता, केवल पहला शब्द है जिसमें 2 प्रत्यय लग रहे हैं, जो हमने आपको यहाँ थोड़े से रूप में ही सही पर समझा दिया है। ये आ स्वर इसमें लग गया है और ये तो ऑलरेडी पूरा हो जाएगा और ये अ में लग जाएगा। इस तरह से ये हमारे पास मानव शब्द बना और मानव में जुड़ गया ता, बन गया मानव था। नेक्स्ट, ई प्रत्यय रहित शब्द। अब यहाँ पूछ रहे थे क्वेश्चन कि कौन से शब्द में 2 प्रत्यय है। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ ऐसा पूछा है कि कौन से शब्द में ई प्रत्यय नहीं है। ये यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट सा लगता है क्योंकि आंसर नहीं निकलेगा। यहाँ पर प्रश्न पत्र में माननीय लिखा हुआ है, ये गलत है। मानवीय होगा तो ई प्रत्यय ही होगा, फिर चारों में ई प्रत्यय होंगे, तो प्रश्न का उत्तर यहाँ नहीं मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम हर प्रश्न की तरह इनके टुकड़े करते हैं, क्योंकि हमें जब तक हम अलग नहीं करेंगे तब तक सही ढंग से हमको उत्तर नहीं मिलेगा। देखिए, आपको पहले बताया जा चुका है कि प्रत्यय हमेशा स्वर के साथ मूल शब्द में जुड़े रहते हैं, कभी भी मूल स्वर के रूप में नहीं लिखे जाते हैं। तो ई, बड़ी ई की मात्रा लगी है, ये वाला प्रत्यय हमने यहां निकाल दिया। भवदीय, यहाँ पर भवत, भवत होता है, भवद नहीं होता है, इसमें भी ई प्रत्यय है। ये व्यंजन संधि के संयोग से बना है, त के बाद कोई स्वर आए तो त के स्थान पर द हो जाता है और इसकी मात्रा लग जाएगी, हो जाएगा भवदीय। ये शब्द है माननीय। नेक्स्ट शब्द है मान। अब हम यहाँ पर ई प्रत्यय निकाल देते हैं, मानन ई, और यह है भारत।
भारत ये। अब हम देख सकते हैं पहला राष्ट्रीय, राष्ट्र शब्द होता है हम सब जानते हैं, राष्ट्र मतलब देश, हमारा देश है, और राष्ट्रीय ये भी उससे संबंधित, मतलब राष्ट्रीय ये है विशेषणवाची, हम राष्ट्रीय हैं यानी राष्ट्र से संबंधित हैं, राष्ट्रीय राष्ट्र का संबंधवाची प्रत्यय। भवदीय आपसे संबंधित, भवदीय आप, भवत माने आप, ये माने आपके, हम लिखते हैं ना भवदीय आपके, आपका अपना। माननीय, अब मानन शब्द देखो यहां पर रॉन्ग हो गया, मानन कोई शब्द नहीं होता। भारत, भारत जानते हैं जैसे राष्ट्र है ऐसे भारत है, राष्ट्रीय भारतीय, जाति में लगेगा जाति, ठीक है। तो इसको हमें देखना है क्योंकि ये वाला हमें सही नहीं लग रहा है, तो यहां पर मान शब्द होगा और फिर प्रत्यय ई नहीं होगा। प्रत्यय कहां से निकलेगा, यहां से, यहां से। इसमें कौन सा स्वर है, अ। अब ये प्रत्यय बनेगा अनीय। हमें यहाँ ये भी समझ में आ रहा है कि माननीय में जैसे भवदीय में ये प्रत्यय है और माननीय में ये प्रत्यय नहीं है, माननीय में अनीय प्रत्यय है। जैसे पठनीय, जैसे एक शब्द हम आपको लिख दें पठनीय, तो पठनीय में भी ये प्रत्यय नहीं है क्योंकि पठ धातु होती है, जो धातु हल होती है, और यहां से निकालेंगे अ, ये बनेगा अनीय। पढ़ने के योग, माननीय, माननीय माने आप हमारे मान के योग हैं, सम्मान के योग हैं, सम्माननीय, तो यहां पर बनेगा अनीय। तो इस हिसाब से हमारा ये वाला उत्तर सही बनेगा जिसमें ए प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं आपको हमारी बात भी समझ में आ रही होगी और प्रश्नों के उत्तर की व्याख्या भी समझ में आ रही होगी। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमारे चैनल पर कमेंट्स भी कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शब्द में दान प्रत्यय प्रयुक्त नहीं हुआ है। बिल्कुल तीसरे प्रश्न की तरह ही है, 3 ऑप्शन में प्रत्यय है और 1 में प्रत्यय नहीं है। हम अपने उत्तर हल करने की वही प्रक्रिया जारी रखेंगे जब तक कि प्रत्यय, उपसर्ग, संधि, समास के प्रश्न चलते हैं। हम टुकड़े करके ही उनके सही उत्तर तक पहुंच पाएंगे। केवल हम पढ़ करके इसमें दिमाग लगाएंगे और उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे तो हमारे उत्तर गलत होने की संभावनाएं ज्यादा हो जाएंगी। इसलिए हमें सबसे पहले एक एक ऑप्शन को तोड़ कर रखना है। दूसरा है रक्तदान, क्योंकि हमें यहाँ पर इस ढंग से समझना है और इस ढंग से पढ़ना है कि गलतियां करने की संभावनाएं 0 के बराबर हो जाए, 1% भी नहीं, 0.5% भी नहीं, 0 हो जाए। और जब हम 0 हो जाते हैं जिस चीज में, वो हमें परेशान कभी नहीं करता। तीसरा है खान दान, और चौथा है डी कलम। दान का अर्थ होता है देना। दान एक प्रत्यय है जो पूर्ण प्रत्यय होता है, जैसे अ, ई, उ, ये अपूर्ण प्रत्यय होते हैं, और ये दान, कार, ये सब पूर्ण प्रत्यय होते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं, आगे प्रत्यय में जब पढ़ेंगे तो हम सारी चीजें अच्छे से समझेंगे। तो दान का अर्थ होता है देना, लेकिन हर जगह देना भी नहीं है। कलम दान में देना नहीं है। कलम दान मतलब जिसके अंदर कलम रखते हैं, जैसे पान दान, पान रखने वाला। कलम दान तो जिस तरह से दान शब्द जो है, दान प्रत्यय, दान प्रत्यय के अर्थ अलग अलग होते हैं। देना भी होता है, और यहाँ कलम दान में इसका है एक स्थान, एक पात्र जिसमें हम कलम रखते हैं। कलम दान, यहाँ पर हम इससे मिलता जुलता एक शब्द लिखते हैं पान दान, पान रखने वाला पात्र, पान दान। यहाँ दान का मतलब देना नहीं है, यहाँ दान का मतलब है पात्र। लेकिन प्रत्यय इसमें भी दान है
और प्रत्यय इसमें भी दान है। लेकिन इत्र दान जिसमें जिस पात्र में इत्र रखा जाता है वो इत्रदान, रक्तदान। अब जिस पात्र में रक्त रखा जाता है, रक्तदान का मतलब ये नहीं है, रक्तदान का मतलब है रक्त का दान करना, इस दान का मतलब होता है देना, और इस दान का मतलब है पात्र। खानदान, अब खान क्या होता है, खाना से खान शब्द बना, पर खान कोई ऐसा नहीं है, ना तो हम जिसका दान कर सकते हैं, ना ही उस खाना का कोई पात्र होता है कि जिसमें खाना के रखने वाले पात्र को खानदान नहीं कहते हैं, कटोर दान कहते हैं, है ना। श्रृंगार का सामान रखने वाले को श्रृंगार दान कहते हैं, पर खानदान का मतलब तो परिवार या वंश होता है। जैसे ये हमारा खानदान है, हमारा खानदान बहुत ऊंचा है, हमारे खानदान का बड़ा नाम है, तो खानदान मतलब हमारा परिवार। तो यहाँ पर इस हिसाब से ये वाला जो आंसर हमारा बिल्कुल सही होगा कि इसमें दान प्रत्यय नहीं लगा है। ये शब्द अपने में एक पूर्ण है खानदान, जो कि फारसी भाषा का शब्द है। कौन सा शब्द है? फारसी भाषा। तो 3 में दान प्रत्यय है और 1 में दान प्रत्यय नहीं। अगला क्वेश्चन, किस शब्द में प्र उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है? अब यहां पर बारी आ गई उपसर्ग की। उपसर्ग भी हम समझते हैं, उपसर्ग हमेशा मूल शब्द के पहले लगते हैं। मूल शब्द के पहले लगते हैं। तो हमें देखना है, अब चारों में वही काम फिर करना है, टुकड़े करने हैं। प्रकृति, प्रत्यूष, जैसे ही हम इन शब्दों के टुकड़े करते हैं, हम बिल्कुल सही उत्तर की ओर बढ़ते हैं, अपने सही प्रक्रिया से चलते हैं और बिल्कुल सही उत्तर को पकड़ लेते हैं। गलतियां हमसे बिल्कुल न के बराबर होंगी। प्रज्वलित, यहां पर हम देख सकते हैं, एक और क्वेश्चन हल कर सकते हैं। यहां पर अगर निकालते हैं तो इत प्रत्यय भी इसमें लगा हुआ है, ई की मात्रा के साथ, ज्वल प्लस इत। हमें खैर इसको अभी ध्यान नहीं देना है, हमें अपना प्रश्न का उत्तर चाहिए। प्रख्यात, प्र उपसर्ग चारों में लगा है। प्र उपसर्ग का अर्थ होता है श्रेष्ठ। किसी भी शब्द में जब प्र उपसर्ग लगता है तो वो एक उस शब्द की श्रेष्ठता को प्रकट करता है। तो प्रकृति में लगा, कृति माने एक रचना, यानी प्र माने श्रेष्ठता के साथ की हुई रचना जो है प्रकृति। प्रत्यूष, त्यूष निरर्थक शब्द है, यहीं से हमारा आंसर निकल जाएगा। प्रज्वल, जलने वाली चीज, ज्वलित अग्नि प्रज्वलित करना, हवन के लिए अग्नि प्रज्वलित की जाए, तो श्रेष्ठता के साथ हम जिस अग्नि को जलाते हैं वो शब्द को प्रज्वलन या प्रज्वलित कहते हैं। प्रख्यात, किसी की जो ख्याति है, किसी का जो नाम है, कीर्ति है, यश है, वो बहुत श्रेष्ठता के साथ जब फैलने लगता है तो उसको कहते हैं ये व्यक्ति बहुत प्रख्यात हो गया है, यानी इसमें भी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है और अर्थ भी दे रहा है। अब हम इस शब्द को देखते हैं, क्योंकि हमारे पास ये जो प्र प्लस त्यूष, त्यूष का कोई मतलब नहीं होता, इसके मतलब है कि यहाँ हम यहाँ से अलग करेंगे। प्रत प्लस यूस, देखिए प्रत यहां से निकालेंगे, यहां से हम निकालेंगे। प्रत्यय जो उपसर्ग जो होते हैं या तो केवल स्वर के होते हैं और या फिर हल होता है, अंत में उनमें हल लगा होता है, व्यंजन होगा तो हल लगा होगा। तो देखिए प्रत है, अब हम यहां से इस य को ई में बदलेंगे, क्योंकि यण संधि के अनुसार ई से य बनता है।
अगर असमान स्वर आ जाए और यहाँ पर कौन सा स्वर है, बड़ाऊ, यानी ये हो गया ऊस और ये बन गया प्रत। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। ई की मात्रा यहां जाएगी और ये पूरा शब्द होगा प्रति ऊस। ऊस माने होता प्रकाश, ऊष्मा, ऊष्मा माने प्रकाश होता है और ऊष्म से ही ऊष्मा बना है, प्रकाश से युक्त। तो प्रत्यूष जो चारों तरफ हर बार जो प्रकाशित हो, हर बार जो प्रकाश फैलाए, उस शब्द को कहते हैं प्रत्यूष। तो इस तरह से ई, चूंकि ये यण संधि का नियम है, ई के बाद जब भी कोई असमान स्वर आता है, अब संधि भी नियम यहाँ लागू हो रहा है, तो हम जब संधि पढ़ेंगे तो प्रत्यय उपसर्ग सारे तैयार होते हैं हमारे साथ। ई का उ, ई के बाद असमान स्वर, तो ई के स्थान पर या और इसकी मात्रा इसमें लगी, इस तरह से ये शब्द बना प्रत्यूष। इसका मतलब है कि हमारा जो बी ऑप्शन है इसमें प्र उपसर्ग नहीं है, प्र दिख रहा है लेकिन प्र नहीं। ऐसे ही प्रश्न हमेशा आते हैं जहां चारों में एक जैसी चीज दिखती है लेकिन एक जैसी होती नहीं है। इन्हीं चीजों को हमको बहुत ध्यान से समझना है ताकि हम परीक्षा अच्छे से पास कर सकें। अगला क्वेश्चन, किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं? यहां पर हमें देखना है छिद्र। छिद्र क्या है? तत्सम, क्योंकि संस्कृत का शुद्ध शब्द है। यहां हम समझ लें तत्सम क्या है। तत्सम मतलब होता है जो संस्कृत के शुद्ध शब्द जो सीधे के सीधे बिना परिवर्तन के, बिना किसी परिवर्तन के हमारे हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त हो रहे हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। और जो परिवर्तित होकर के, तत्सम से थोड़ा परिवर्तित होकर के हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं, उन्हें हम तद्भव कहते हैं। तो देखिए, ये छिद्र क्या है? तत्सम, और सौ क्या है? तद्भव। क्यों? क्योंकि संस्कृत का शत, शत माने 100, सत से तद्भव होकर आया है 100, यानी इसमें एक तत्सम है और एक तद्भव है। सच, सच सत्य का तद्भव है, सच इसमें तद्भव है। और ग्राम, ग्राम तत्सम है। ग्राम क्या है? तत्सम है। तो पहले ऑप्शन में पहला तत्सम है, दूसरा तद्भव है। दूसरे ऑप्शन में पहला तद्भव है, दूसरा तत्सम है। दिख रहा है, समझ में आ रहा है? तत्सम और तद्भव बहुत आसानी से समझ में आते हैं, सबसे सरल टॉपिक है। इसमें देखें तो आधा, ये देखिए ये भी तद्भव है क्योंकि ये अर्ध, संस्कृत के अर्ध का तद्भव है। और काम संस्कृत के कर्म का तद्भव है, तो ये भी तद्भव है। मस्तक तत्सम है, यहां तक आने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आंसर मिल गया। और ये तत्सम देखिए। अब ये प्रश्न क्या है? हमने चारों का डिस्क्रिप्शन कर दिया, चारों को अलग अलग करके लिख लिया। अब हम प्रश्न पर जाते, किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं? ये आ गया आपका। पहले विकल्प में एक तत्सम एक तद्भव, दूसरे में एक तत्सम एक तद्भव, तीसरे में दोनों तद्भव और चौथे में दोनों तत्सम। अब यहां प्रश्न बदल सकता था वो कि किस विकल्प में दोनों शब्द, सभी शब्द तत्सम नहीं हैं। तो इसमें शब्द सभी तत्सम है, इनमें एक एक तत्सम है, तब आपका ये वाला उत्तर होता। तो उत्तर प्रश्न की प्रकृति पर निर्भर करता है, ना कि उत्तर रटे जाते हैं। उत्तर कभी रटने से नहीं आते हैं, हमें प्रश्न की प्रकृति पर ध्यान देना होता है कि वो पूछ क्या रहा है। निम्नलिखित में तद्भव शब्द, अब पूछ लिया तद्भव, देखिए बिल्कुल साफ दिख रहा है, ये तत्सम है, ये मनुष्य भी तत्सम है, ये भी ये है माँ, क्योंकि इसका जो तत्सम है वो मातृ होता है, मातृका तद्भव। पहले बताया था कि तत्सम तद्भव बहुत सरल है। कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? कुक्कुर, देखिए दिख रहा है, कुक्कुर तत्सम है संस्कृत का और इसका तद्भव होता है कुकुर। हम लोग बोलते हैं कुकुर। और कंगन, घर, भंडार, ये सारे तद्भव। बहुत सरल है, तत्सम तद्भव बहुत आसान है। अगला देखिए साथियों, हमारी राइस कोचिंग 14 तारीख से एसआई का बैच स्टार्ट हो रहा है, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। और आप सभी का स्वागत है, आप सब आएं, पधारें और हमारे चैनल से जुड़ें और अपने उज्जवल भविष्य को की कामना करते हुए अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं और
अपने सपनों को साकार करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपके सपनों को पंख देते हैं, आपके सपनों को उड़ान देने में आपकी सहायता करते हैं। इसलिए आप जल्दी से जल्दी निर्णय लें और हमारे इस संस्थान से जुड़ें, ताकि आगे आने वाली परीक्षाओं में आप पूर्ण सफलता प्राप्त कर सकें। हम प्राणपण के साथ आपके साथ हैं, आपकी हर समस्याओं का समाधान करने के लिए हम कटिबद्ध हैं। और जल्दी से आप, यहाँ पर हम कुछ विशेष छूट भी दे रहे हैं। यहाँ पर हिंदी और जीके का पूरा पाठ्यक्रम कंप्लीट कराया जाएगा। डेली टॉपिक वाइज क्लास होगी, डेली प्रैक्टिस पेपर, क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे, प्रिंटिंग नोट्स पीडीएफ के रूप में भी और हैंड आपको हार्ड कॉपी में भी मिलेगी। डबल क्लियरिंग सेशन, यानी कि आपके जो डाउट्स हैं उनके लिए आपके सेशन लगाए जाएंगे और आपको मेंटरशिप भी यहाँ पर प्राप्त होगी। पहले 100 अभ्यर्थियों को लाइव कोर्स के साथ टेस्ट सीरीज फ्री बिल्कुल निशुल्क है। इसलिए जल्दी आएं, जल्दी पधारें, जल्दी हमारे चैनल से जुड़ें, हमारी कोचिंग से जुड़ें। हमारे इंस्टीट्यूट राजस्थान पुलिस का जो सब इंस्पेक्टर का बैच है वो बहुत जल्दी 14 जुलाई से प्रारंभ होने जा रहा है। आप हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासों से जुड़ें और अपने भविष्य को सिक्योर करें। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमारे एसआई का पेपर, हमने आपको इसके पहले 8 प्रश्नों के उत्तर बता दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि सबके उत्तर आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगले प्रश्न पर विचार करते हैं। निम्नलिखित में देशज शब्द है। अब तत्सम तद्भव से आगे बढ़ते हैं। देशज, देशज वे शब्द हैं जो बहुत क्षेत्रीय भाषा में प्रयुक्त होते हैं, जो हम अपनी सुविधा के अनुसार उनका निर्माण कर लेते हैं। इनका कोई स्रोत नहीं होता, ना संस्कृत के शब्दकोश में होते हैं, ना हिंदी के, ना अन्य किसी भाषाओं से ये लिए जाते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं शब्द कैसे समझें। पहला शब्द देखते हैं नुक्कड़। अब ये नुक्कड़ शब्द भी हिंदी का शब्द है, देशज हम नहीं मान सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये संस्कृत से बहुत बिगड़ा हुआ है। किसी भी नो, जैसे कि कोना, या तो हम कोने से, और या फिर किसी किनारा, या जिसको कहते हैं हम मतलब किसी रास्ते का एक स्थान, किनारा, या जिसको हम मोड़ भी कह सकते हैं। रास्ते का कोई मोड़, यानी कोन या किनारा, और या कोई मोड़। इन दोनों शब्दों को तोड़ मड़ोड़ के नुक्कड़ बनाया गया है, क्योंकि नुक्कड़ में कहीं ना कहीं कोना और मोड़ जुड़ा हुआ है। इसलिए हम नहीं कह सकते हैं कि ये देशज शब्द हो सकता है। ये तद्भव है और बुरी तरह से तद्भव किया गया है। 2 शब्दों को मिलाकर तोड़ मरोड़ कर अपनी सुविधा के अनुसार इसको बिगाड़ दिया गया है। तो देखिए, बहुत सारे शब्द हैं जिनको हमने अपनी सुविधा के अनुसार तोड़ लिया है, मरोड़ दिया है। क्यों? हमें उच्चारण में जिन शब्दों में कठिनाइयां हुई, संस्कृत के जिन शब्दों में कठिनाइयां हुई, उन्हें हमने तोड़ दिया। अंग्रेजी, यहाँ तक कि विदेशी भाषाओं के शब्दों को भी हमने अपनी सुविधा के अनुसार तोड़ दिया। देखिए, आपके पास एक शब्द है अस्पताल। अगर हम इसी टॉपिक से रिलेटेड है इसलिए हम पूछ रहे हैं, अस्पताल शब्द किस भाषा का शब्द है? अगर पूछा जाए तो 80% बच्चे हिंदी ही बताएंगे, लेकिन ये विदेशी भाषा का शब्द है। इसको हम यहाँ आपको आज क्लियर करते हैं। हॉस्पिटल, अंग्रेजों ने ही इसका निर्माण किया है, हॉस्पिटल, और इसको नाम दिया है हॉस्पिटल। और हमें सुनने में, बोलने में बहुत कठिनाई हुई, तो हॉस्पिटल का हमने क्या कर दिया? तद्भव करके अपनी मुख सुविधा के अनुसार, अपनी आसानी के अनुसार इसको अस्पताल कर लिया। इनकी ध्वनियों को ग्रहण किया। ह को अ ले लिया, सा को सा ले लिया, पी को पा ले लिया, सॉरी हॉस्पिटल, और टी से ता ले लिया, और एल से ला ले लिया। ध्वनियों को बरकरार रखा। अब आगे जब समझेंगे, तत्सम से जब तद्भव शब्द पढ़ते हैं तो तत्सम से तद्भव में परिवर्तित होते समय तत्सम की कुछ ध्वनियां सुरक्षित रहती हैं, पूरी तरह से समाप्त नहीं होती हैं। इसीलिए तत्सम तद्भव पहचानना आसान है।
यहाँ ध्वनियां मौजूद हैं, लेकिन अपनी सुविधा से इसको अस्पताल कर लिया। अगर हिंदी का शब्द पूछें तो हिंदी को क्या कहते हैं? चिकित्सालय। हिंदी के हॉस्पिटल को चिकित्सालय कहते हैं, ना कि अस्पताल। तो यहाँ ये चीज, ऐसे बहुत सारे शब्द आएंगे जब हम क्लास पढ़ेंगे, जो हमें एक एक चीज समझ में आएंगी। तो नुक्कड़ कहीं ना कहीं कोना और मोड़ के, कोना का का और ना है और मोड़ का ड़ है, मौजूद है। इसका मतलब ये कभी ना कभी बहुत बुरी तरह से या तो संस्कृत से या हिंदी के शब्दों का भी तद्भव कर दिया गया है। लंगोट, ये है जो बच्चे पहनते हैं, ये संस्कृत का शब्द है। इसका संस्कृत का शब्द बड़ा अटपटा है, लिंगपट इसको कहते हैं, ये इसका तद्भव है लंगोट। मखौल, मखौल शब्द तद्भव नहीं है, तत्सम नहीं है, किसी से मिलता जुलता नहीं है। ये हंसी उड़ाना, मजाक करना, ये हमारा देशज शब्द है। हमने अपनी सुविधा के अनुसार इसको बना लिया है, मखौल उड़ाना। चमगादड़ भी तद्भव है, क्यों? संस्कृत में शब्द होता है चर्म चाटक। चर्म चाटक यानी चमड़े की, चाटक माने चिड़िया, चमड़े की चिड़िया या चमड़े के पंख वाली चिड़िया जो काली काली होती है बिल्कुल, उसका तद्भव है। तो ये हो गया तद्भव, यानी कि ये तद्भव है, ये देशज है, ये तद्भव है। और यहां पर हम क्लियर कर दें, चर्म चाटक क्या होता है? तत्सम, है ना, और ये भी तत्सम है। इसके तत्सम से तद्भव बना है लंगोट, जो बच्चे पहनते हैं। और नुक्कड़ भी, ये भी तद्भव है। और नुक्कड़ भी हम तत्सम का तद्भव नहीं कह सकते हैं, लेकिन हिंदी शब्द का ये भी कहीं ना कहीं तोड़ मरोड़ के बनाया गया तद्भव है। इसलिए यहां पर आपका उत्तर बनता है मखौल। मखौल को कहीं से नहीं तोड़ा गया है। किस विकल्प में सभी शब्द विदेशी मूल के हैं? अब हम यहाँ पर थोड़ी सी परेशानी आ गई। विदेशी भाषाओं के सारे शब्द हमें नहीं आते हैं, अपनी ही भाषाओं के नहीं आते हैं सारे शब्द। बहुत बड़ा भंडार है, समुद्र है यहाँ, कहाँ से प्रश्न आ जाए कुछ नहीं कह सकते। प्रश्न बहुत अच्छा है कि पूछा सिर्फ विदेशी, अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली या अन्य कोई भाषा का नाम नहीं लिया है। अंग्रेजी भाषा के शब्द आसानी से समझ में आ जाते हैं, इसलिए शायद ही कभी अंग्रेजी भाषा का शब्द किसी भी प्रश्न पत्र में पूछने में आया हो। तो अब हम यहां पर यह भी देखेंगे, मसाला और नमक। मसाला और नमक, ये मसाला जो है आपका अरबी भाषा का शब्द है और नमक फारसी। अरबी फारसी लगभग एक जैसे होते हैं, पहचानना बहुत कठिन होता है, पर थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जिन्हें हम समझने की कोशिश करेंगे आगे चल के। आज हिंदी का शब्द है, तद्भव कह सकते हैं हम, जो अद्य, संस्कृत के अद्य का तद्भव है। कबूतर, ये भी तद्भव है। किसका तद्भव है? पहले इसको देखते हैं। दूसरा चेहरा, चेहरा ये विदेशी भाषा का, फारसी भाषा का शब्द है। कबूतर, कपोत का तद्भव है, कपोत संस्कृत का शब्द है। आसरा, आसरा हिंदी का शब्द है, आसरा मतलब सहारा। लालच, लालच हिंदी का शब्द है। और कमरा विदेशी शब्द है, विदेशी भाषा का। जहां तक है बहुत हम क्लियर नहीं कर सकते हैं, पर कमरा जहां तक है क्या बोलते हैं, ये अरबी भाषा का शब्द, विदेशी में अरबी है, पर कंफर्म उतना नहीं कह सकते हैं, पर विदेशी है। अब प्रश्न क्या है, किस विकल्प में सभी शब्द विदेशी? पहले में दोनों विदेशी हैं, दूसरे में एक हिंदी एक विदेशी है, तीसरे में एक तद्भव एक हिंदी का है, और चौथे में एक हिंदी और एक विदेशी है। यानी प्रश्न की प्रकृति के अनुसार हमारा उत्तर ए है। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, चार में से
3 तत्सम नहीं है और 1 तत्सम है। संयोग तद्भव, किसका तद्भव है? संयोग का, संयोग का तद्भव। महीना तद्भव, किसका? मास का, मास से बना महीना। पड़ोसी तद्भव, किस शब्द से बना? पार्श्व अस्थि, पार्श्व अस्थि, पार्श्व अस्थि है इसका तत्सम। पार्श्व माने बगल में, अस्थि माने हड्डी, यानी बगल की हड्डी। जैसे कहते हैं रीढ़ की हड्डी बहुत मजबूत होती है, ऐसे ही बगल की हड्डी, पड़ोसी हमारी बगल की हड्डी। यानी कभी दुख तकलीफ मुसीबत पड़े, रिश्तेदार बाद में पूछते हैं, बाद में आते हैं, पड़ोसी तुरंत भाग करके हमारी मदद करते हैं, इसीलिए उनको संस्कृत में पार्श्व अस्थि कहा गया है, जो इसका तद्भव होकर के पड़ोसी बन गया। प और स जैसी ध्वनियां इसमें मौजूद हैं। कुटुंब, कुटुंब ये है आपका तत्सम। क्यों? इसका जो तद्भव होता है, तत्सम का तद्भव बनता है कटक। ऐसे कटक कहते हैं ना, अपना कटक आ गया, ऐसे कटक भी कहते हैं। और भी 2-3 तरह के तद्भव इसमें बने हुए हैं। कुटुंब का कुनवा भी बनता है, एक शब्द किसी ने यहाँ कुनवा, परिवार को, वंश को कुनवा भी कहते हैं। तद्भव में कटक भी, कुछ लोग कहते हैं कहाँ से ये कटक आ गया, तो कुनवा का प्रयोग ज्यादा होता है, कटक का कम होता है, ना के बराबर होता है। पर कुछ लोग देशज भाषा में कटक का प्रयोग करते हैं। पर कटक में कुटुंब का क मौजूद है और कुनवा में कुटुंब का क और व मौजूद है, इसलिए ये इनका तद्भव है। अब प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो कौन सा हो गया हमारा उत्तर? दैट क्लियर? किस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई है? अब आप पर आ गई हमारे यहाँ पर संज्ञा। संज्ञा के बारे में थोड़ा सा जानेंगे तभी हम उत्तर दे पाएंगे। हमें बुराइयों से दूर रहना चाहिए। यहाँ पर बुराइयां हैं। बुराइयां क्या है? बुराई तो क्या होता है? विशेषण। यहाँ संज्ञा ही नहीं, हम क्या है? सर्वनाम। यहाँ पर हम एक एक शब्द को थोड़ा थोड़ा समझेंगे ताकि हमें पता चले कि इस वाक्य में संज्ञा है ही नहीं, एक सर्वनाम है और एक विशेषण है। भाषा की भिन्नताओं के बावजूद देशभाषी अभिन्न है। भाषा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाषा की विभिन्नताओं के बावजूद देशभाषी अभिन्न है। देशवासी, देश के वासी। यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है और जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक के ही रूप में हुआ है। जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग देशभाषी अभिन्न है, अलग है। भाषा की विभिन्नताओं के कारण अलग है, अलग अलग। पूरे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती, पूरी बात स्पष्ट है। भाषा की दृष्टि से यहाँ पर में भी कह सकते हैं, तो भाषा अपनी जगह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है और उसकी दृष्टि से देश के वासी अलग हैं। यानी देशवासी जो जातिवाचक संज्ञा है वो पूरी जाति के बारे में, पूरे देश के बारे में बता रहे हैं, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा जातिवाचक के रूप में ही प्रयुक्त हुई है और व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक के ही रूप में प्रयुक्त हुई है। लौह पुरुष के दृढ़ संकल्प ने देश को सूत्र में बांधा। लौह पुरुष एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है, किसी को दिया गया, या हम यहां पर कह सकते हैं एक विशेषण को संज्ञा के साथ जोड़ा है ना। लौह मतलब लोहा, लोहा के समान पुरुष वाला, तो ये तो हो गया विशेषण, और पुरुष इसमें लगा है वो संज्ञा है। तो विशेषण युक्त संज्ञा यानी ये किसको प्रकट कर रही है? व्यक्तिवाचक संज्ञा को। और उनके दृढ़ संकल्प ने, कौन थे? हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए कहा गया है। लेकिन वो बात एक ही व्यक्ति के लिए की जा रही है। इस व्यक्तिवाचक संज्ञा को यहाँ पर व्यक्तिवाचक के रूप में ही प्रयुक्त किया गया है, जातिवाचक के रूप में प्रयुक्त
नहीं किया गया है। देश को नटवर लालों ने, अब नटवर लाल व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहां देखिए व्यक्तिवाचक है संज्ञा, नटवर लाल किसी का नाम हो सकता है, लेकिन इसको बहुवचन बना दिया। व्यक्तिवाचक संज्ञा कभी बहुवचन में नहीं होती है, हमेशा एक वचन में होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा की ये पहचान होती है कि वो अकेले होते हैं, एक होते हैं और एक वचन में होते हैं, यहीं से उनको पहचाना जाता है। और जातिवाचक संज्ञा अनेक होती है, पूरी जाति को प्रकट करती है और बहुत सारे बहुवचन में होती है। लेकिन जब व्यक्तिवाचक संज्ञा को बहुवचन के साथ प्रयुक्त किया जाता है तो वो एक को नहीं अनेक लोगों को प्रकट करते हैं कि देश को नटवर लालों ने तरह तरह से ठगा है। नटवर लाल जैसे लोगों ने अनेक तरीकों से ठगा है। तो ये नटवर लाल व्यक्तिवाचक होकर भी यहाँ पर किस रूप में प्रयुक्त हो रहा है? जातिवाचक संज्ञा के रूप में। कोई भी व्यक्तिवाचक संज्ञा जब सबके लिए लागू हो जाए तो वो जातिवाचक बन जाती है। फिर जरूरी नहीं है कि वो एक वचन में है कि बहुवचन में है। कहते हैं आजकल घर घर में राम होने चाहिए। घर घर में कह सकते हैं या यहाँ पर हम हर घर में भी कह सकते हैं, हर घर में। तो यहाँ पर राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन में लिखा हुआ है, बहुवचन बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन राम शब्द का प्रयोग बहुत सारे लोगों के लिए कर दिया गया है। यहाँ आजकल हर घर में राम होने चाहिए, इसका मतलब है कि घर का हर व्यक्ति राम की तरह होना चाहिए। तो यहाँ पर इस व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक के रूप में हुआ है। तो जहां पर इस तरह के प्रश्न बहुत आते हैं, हर परीक्षा में इस तरह का एक प्रश्न जरूर मिलता है कि किस व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक रूप में प्रयुक्त किया गया है। नेक्स्ट, अनिश्चयवाचक सर्वनाम से युक्त वाक्य है। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। यहाँ पर थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। एक पुरुषवाचक, क्योंकि जब तक हम इनके बारे में थोड़ा सा यहाँ नहीं समझेंगे हम उत्तर नहीं निकाल पाएंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक, पहले अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक। 6 प्रकार के होते हैं। संबंधवाचक, और निजवाचक। पुरुषवाचक मतलब मैं, तुम, हम, वे या किसी का। तो यहाँ पर प्रथम पुरुष में, मध्यम पुरुष तुम और अन्य पुरुष वे। जहां पर वह, वे, मैं, हम, तुम, तुम्हारा, इस तरह के शब्द आते हैं वो पुरुषवाचक में होते हैं। निश्चयवाचक, निश्चय, यही लड़का है, यही खेलता है, इस तरह के शब्द जब आते हैं तो निश्चयवाचक। अनिश्चय, कोई, कुछ जब शब्द आता है तो अनिश्चयवाचक होता है। प्रश्नवाचक, कौन। संबंधवाचक, जो सो, जो पढ़ता है वो पास होता है, ये संबंधवाचक है। निजवाचक, हम, निजवाचक मतलब आप, अपना, स्वयं, ये शब्द निजवाचक में आते हैं। यहाँ पर हमें प्रश्न है अनिश्चयवाचक। अनिश्चय का मतलब है कोई या कुछ, इस तरह से। यह मेरी पुस्तक है। अब यह जो शब्द है ये पुस्तक की ओर निश्चितता प्रकट कर रहा है, यह मेरी पुस्तक है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। वह कुछ खा रहा है, कुछ पता नहीं है क्या खा रहा है, कुछ खा रहा है, कुछ वस्तु है, वो संज्ञा के स्थान पर, क्योंकि सर्वनाम जो होते हैं वो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। तो इस कुछ के उत्तर में कोई संज्ञा होनी चाहिए। संज्ञा के लिए, उस संज्ञा को बताने के लिए कुछ का प्रयोग किया गया है। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम होते हैं, और सर्वनाम अलग अलग होते हैं। तो कुछ शब्द यहाँ पर सर्वनाम है
और पता नहीं है क्या खा रहा है। हम कभी कभी आते हैं, मम्मी से कहते हैं बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी से खाने के लिए कुछ तो कुछ लाएगा, मिठाई, फल, खाना, जो भी लाएगा, कुछ वस्तु होगी, वो संज्ञा होगी। यानी संज्ञा को प्रकट करने के लिए संज्ञा का नाम ना लेकर के जब हम उसके लिए कई अन्य शब्दों का प्रयोग करते हैं, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो कौन जा रहा है, अब ये कौन, इसकी जगह पर कोई ना कोई जा रहा है। कौन जा रहा है? पिताजी जा रहे हैं, यानी कोई संज्ञा होगी, यानी उस संज्ञा के स्थान पर इस कौन का प्रयोग किया गया। तो ये कौन तो प्रश्नवाचक हो गया, ठीक है, जा रहा है, ठीक। ये हो गया निश्चय, बिल्कुल निश्चित है कि ये मेरी पुस्तक है, तो है निश्चयवाचक। इसमें अनिश्चित की ये है अनिश्चय, कुछ जो है अनिश्चयवाचक। ध्यान रखें, ये कुछ, कोई, कौन, इसकी जगह पर हमेशा संज्ञा आएगी तो ही वो सर्वनाम माना जाएगा। जो पढ़ेगा सो पास होगा, जो और सो, जो पढ़ेगा यानी कोई पढ़ेगा, कोई बालक होगा, कोई भी होगा, जो भी होगा, इस जो और सो की जगह संज्ञा होगी। उस संज्ञा के को संकेत करने के लिए जो और सो का प्रयोग किया जा रहा है। यह है संबंधवाचक। तो देखिए यहां पर हम अपना प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसमें है? पहला है निश्चयवाचक, यह मेरी पुस्तक है, यह निश्चित है, यह मेरी पुस्तक है। वह कुछ खा रहा है, वह यहां पर कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक। वह तो पुरुषवाचक है, लेकिन कुछ अनिश्चयवाचक है, यानी ये दूसरा वाक्य जो है आपका दूसरा वाक्य यहां पर आपके प्रश्न का उत्तर बनता है, क्योंकि तीसरे में प्रश्नवाचक है और चौथे में संबंधवाचक है। किस वाक्य में, अगला 14 नंबर का क्वेश्चन है, किस वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है? पुरुषवाचक के लिए हमने बताया आपको मैं, हम, तुम, वे, वह, यह, ये सब पुरुषवाचक है। सामान कौन लाएगा? देखो कौन आ गया, कोई ना कोई लाएगा, प्रश्नवाचक। अभी जस्ट ये प्रश्न आपका पहले प्रश्न में निकला है, सामान कौन लाएगा? सामान पिताजी लाएंगे। तो संज्ञा आ गई, संज्ञा के लिए पूछा जा रहा है। जब संज्ञा के लिए पूछा जा रहा है तो सर्वनाम है। आप यहां बैठिए, आप, ये तुम और आप, यानी मध्यम पुरुष। उसमें धैर्य की कमी है, उसमें ये इसके, वे, यह, वह, उस, इस, ये सब इसमें आता है अन्य पुरुष में। हम स्कूल जा रहे हैं, तो अब देखिए दूसरे, तीसरे और चौथे में पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। इसमें प्रथम पुरुष का, इसमें मध्यम पुरुष का, और ये आपका चौथे वाले में प्रथम पुरुष का, दूसरे वाले में मध्यम पुरुष का और तीसरे में अन्य पुरुष का। तो इस तरह से आंसर आपका ये है। इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। 15 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विशेषण की उत्तमावस्था का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है? अब क्वेश्चन विशेषण से है। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, सामान्य, सामान्य में जैसे कोई भी विशेषण हो गया सुंदर, और दूसरी होती है तुलनात्मक जिसमें तर लगता है, सुंदर तर, और तीसरी होती है उत्तमावस्था जिसमें तम, जो सबसे श्रेष्ठ होता है। 3 अवस्थाएं होती हैं। वह बहुत सुंदर है, ये सुंदर सामान्य अवस्था है, ठीक है।
उसके घर से, मेरा घर उसके घर से छोटा है, यानी मेरा घर उसके घर से छोटा है। यहाँ पर तुलना हो रही है, यानी तुलना नहीं, यहाँ पर एक को नीचा दिखाया जा रहा है, यानी ये है उच्चतर। उच्चतर, और इस सामान्य को हम उच्च भी कहते हैं। उच्च अवस्था, उच्चतर अवस्था और उत्तमावस्था। उसे सर्वाधिक अंक प्राप्त हुए, यानी सबसे अधिक अंक प्राप्त हुए, किसी से कोई तुलना नहीं है। और सबसे श्रेष्ठता जो दिखाता है वो उच्चतम होती है या उत्तम अवस्था, जिसको हम उत्तम अवस्था भी कहते हैं और उच्चतर भी कहते हैं। उत्तम अवस्था। मोहन की अपेक्षा सोहन होशियार है, यहां भी तुलना है, यानी ये भी उच्चतर ही हो जाएगा। उच्चतर, एक की अपेक्षा दूसरा कम या ज्यादा है। पहले में सामान्य अवस्था होती है गुण की, विशेषता की। दूसरी स्थिति में एक की अपेक्षा दूसरा कम या ज्यादा होता है, मोहन सोहन से अधिक होशियार है। और तीसरी में श्रेष्ठ, मोहन कक्षा में सबसे अधिक होशियार है, मोहन सबसे तेज दौड़ता है। तो ये उत्तम अवस्था, उच्चतम अवस्था होती है। तो यहां पर सी उत्तर इस प्रश्न का होता है। 16, सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी है? संज्ञाएं 3 ही होती हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। भाववाचक संज्ञाएं हमारे भाव पर आधारित होती हैं और भाव हमारे 9 ही हैं, कम भाव हैं हमारे। इसलिए भाववाचक संज्ञाओं का जो निर्माण है वो जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से और क्रिया विशेषण से किया जाता है। किसी भी सर्वनाम में, संज्ञा में, विशेषण या क्रिया विशेषण में प्रत्यय का प्रयोग करके भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जाता है। तो यहां हम कायरता, कायर क्या है? कायर एक गुण है, यानी विशेषण, इसमें लगा है ता, यानी ये किससे बना है? विशेषण। विशेषण से बना हुआ भाववाचक संज्ञा। ईर्ष्या, ईर्ष्या केवल भाववाचक। अहंकार, ये अहम से बना है। अहम क्या होता है? सर्वनाम। आप, अहम, सर्वनाम। सर्वनाम से बनी हुई संज्ञा है। औचित्य, उचित, उचित भी विशेषण होता है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो सर्वनाम से बनी हुई संज्ञा, भाववाचक संज्ञा ये भी है, भाववाचक संज्ञा ये भी है, चारों भाववाचक हैं। लेकिन कायरता विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है। ईर्ष्या केवल ओरिजिनल यानी मूल भाववाचक संज्ञा है, किसी भी शब्द से बनी नहीं है। अहंकार अहम से निर्मित हुआ है, अहम प्लस कार, ये शब्द बना है अहम, अहम प्लस कार, और ये सर्वनाम है। अहम कौन सा सर्वनाम है? आपका निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। तो इस तरह से सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा। प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? क्रियाएं बहुत सारी होती हैं, सकर्मक, अकर्मक, प्रेरणार्थक, तात्कालिक, पूर्वकालिक। यहां पर हम थोड़ा सा क्रिया के बारे में जानेंगे। पहले, प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता स्वयं क्रिया न करके किसी और को प्रेरित करता है। स्वयं क्रिया नहीं करता है, किसी और को प्रेरित करता है। यहां हम 2-4 उदाहरण लिख करके आपको बताते हैं। हम नौकर से सामान मंगाते हैं। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया। मेरे पिताजी ने बहुत सुंदर
घर बनवाया। देखिए इन 2-3 उदाहरणों से ही आपको स्पष्ट हो गया होगा कि प्रेरणार्थक क्रिया वहां होती है जहां कर्ता स्वयं क्रिया नहीं करता है, किसी और से करता है। नौकर से सामान मंगाते हम खुद नहीं गए, लेकिन नौकर से सामान मंगवाने के करता हैं हम, लेकिन क्रिया के करता नहीं है। शाहजहां ने ताजमहल खुद नहीं बनवाया, मजदूरों ने बनाया, कारीगरों ने बनाया। लेकिन अगर प्रश्न पूछा जाए ताजमहल किसने बनवाया, शाहजहां ने। उसके बनवाने का श्रेय शाहजहां को जाता है। पिताजी ने घर बनवाया, खुद नहीं बनाया, लेकिन फिर भी कहते हैं पिताजी ने बड़ा अच्छा घर, हमने इतना बड़ा बंगला बना लिया, पर हमने खुद नहीं बनाया, दूसरों से बनवाया। तो ये क्रियाएं प्रेरणार्थक क्रिया होती हैं। हम आराम से चारों ऑप्शन देख करके इसका आंसर बड़े आराम से देख। तुम्हें देर तक नहीं सोना चाहिए, तुम्हें करता है, और सोना क्रिया किसकी है, तुमकी। तुम्हारी क्रिया है सोना, तुम्हें सोना नहीं चाहिए या तुम्हें सोना चाहिए, यानी जो करता है उसी की क्रिया का वर्णन किया जा रहा है, यानी ये सामान्य क्रिया है। अध्यापक छात्र से कहानी लिखवाते हैं। अध्यापक कहानी खुद नहीं लिख रहे हैं, छात्र से लिखवा रहे हैं, लेकिन छात्र तब तक नहीं लिखे हैं जब तक अध्यापक ने नहीं कहा है। अध्यापक ने छात्रों से कहानी लिखने को कहा, छात्रों ने कहानी लिख दी, तो यहाँ पर वाक्य निर्मित हुआ अध्यापक ने छात्रों से कहानी लिखवाई, या अध्यापक छात्रों से कहानी लिखवाते हैं। यहाँ पर अध्यापक ने स्वयं क्रिया नहीं की, लेकिन उस क्रिया के कहीं न कहीं कर्ता बन गए। ऐसी क्रियाएं प्रेरणार्थक क्रिया के उदाहरण होते हैं। हमारा आंसर बिल्कुल स्पष्ट है, दिखाई दे रहा है। हमें सदैव सत्य बोलना चाहिए, हमें सत्य बोलना चाहिए। सत्य बोलना हमारी क्रिया है, ना कि हम किसी और से सत्य बुलवा रहे हैं। उसने मेरे लिए सामान खरीदा, उसने सामान खरीदा, सामान खरीदने का काम उसने किया, यानी कर्ता की ही क्रिया यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये सारी सामान्य क्रियाएं हैं और ये प्रेरणार्थक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है? सकर्मक मतलब क्रिया के 2 ही रूप होते हैं, एक सकर्मक और एक अकर्मक। जिस क्रिया में कर्म होता है, कर्म निहित होता है, उसे सकर्मक कहते हैं, और जिसमें कर्म निहित नहीं होता है वो अकर्मक होती है। माँ बच्चे को सुलाती है। माँ किसको सुलाती है? बच्चे को, यानी सुलाने का काम तो माँ कर रही है। माँ की क्रिया है सुलाना, और सुला किसको रही है? बच्चे को। माँ की क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? बच्चे पर। यानी कर्ता की क्रिया का सीधा सा इसका क्लियर तरीका है कि कर्ता की क्रिया का प्रत्यक्ष या सीधा, प्रत्यक्ष या सीधा प्रभाव जिस पर पड़ता है वह कर्म होता है। कर्म होता है, कर्म कारक है उसमें। और जहां पर कर्म है वहां सकर्मक क्रिया है। और जहां जिसकी क्रिया का प्रभाव किसी अन्य पर नहीं पड़ता है वहां कर्म नहीं होता है, और वो क्रिया अकर्मक होती है। पहचानने का सबसे सीधा सबसे सरल तरीका है, चीता तेज दौड़ता है। चीता तेज दौड़ता है, उसके दौड़ने का प्रभाव किसी अन्य पर नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब है कि ये अकर्मक क्रिया है। वह बहुत समय से सो रहा है, वह चाहे दिन भर से सो रहा हो, रात भर से सो रहा हो, उसके सोने का प्रभाव किसी अन्य पर नहीं पड़ रहा है, इसलिए ये अकर्मक है। सबसे सरल तरीका है सकर्मक और अकर्मक क्रिया को पहचानने का। जिस वाक्य में कर्ता की क्रिया का प्रभाव किसी पर पड़ रहा हो वो कर्म है, और जहां कर्म है वो सकर्मक क्रिया है। और जिस वाक्य में कर्ता की क्रिया का प्रभाव किसी अन्य पर ना पड़े, सीधे कर्ता पर पड़े,
तो वहां पर अकर्मक होता है। अब जैसे माँ बच्चे को सुलाती है तो माँ के सुलाने का प्रभाव बच्चे पर पड़ रहा है, माँ पर नहीं पड़ रहा है, तो क्रिया का प्रभाव कर्ता पर नहीं, कर्म पर पड़ता है, वो सकर्मक क्रिया। शोरगुल से बच्चा जाग गया, शोरगुल हुआ उसके कारण से बच्चा जाग गया। कौन जागा? बच्चा। बच्चा करता है, बच्चा के जागने से किसी को कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यानी बच्चा स्वयं जाग गया, उसके जागने का प्रभाव किस पर पड़ा? बच्चे पर। यानी जब क्रिया का प्रभाव सिर्फ कर्ता पर पड़े वो अकर्मक क्रिया का उदाहरण होता है, और जहां पर क्रियाकर्ता की क्रिया का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य पर पड़े वो कर्म होता है, और जिस वाक्य में कर्म होता है वो सकर्मक क्रिया के उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट, क्रिया विशेषण रहित वाक्य। अब क्रिया विशेषण, पहले हम क्रिया विशेषण को समझते हैं। क्रिया की विशेषता बतलाने वाले, क्रिया की विशेषता बतलाने वाले यानी बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है क्रिया विशेषण, यानी किसी भी वाक्य में प्रयुक्त हुए वे शब्द जो क्रिया से पहले लग करके क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। वह अचानक चला गया, वह करता है, अचानक प्रक्रिया है, चला गया किसकी? जाने की। वो कैसे चला गया? अचानक चला गया, यानी अचानक शब्द चला गया के साथ लगा है और उसके जाने की विशेषता को बता रहा है। इसका मतलब ये अचानक शब्द यहाँ पर क्रिया विशेषण है। मेरी बात ध्यान से सुनो, सुनो ध्यान से। सुनने की विशेषता, कैसे सुने? ध्यान से, यानी कि ध्यान से शब्द सुनने की विशेषता को प्रकट कर रहा है, तो ये भी क्रिया विशेषण है। नौकर मालिक से खुश रहता है, नौकर मालिक से खुश रहता है, नौकर करता है और खुश रहना एक क्रिया है पूरी, रहना नहीं, खुश रहना। किसके? मालिक से, यानी मालिक से खुश रहता है, यानी कि यहाँ पर क्रिया विशेषण नहीं है, क्योंकि ये मालिक से शब्द के द्वारा, यानी मालिक के कर्म के द्वारा, मालिक के व्यवहार के द्वारा वो खुश रहता है। यहाँ पर ये विशेषण क्रिया की विशेषता नहीं बतला रहा है। और प्रायः यहाँ आया करो, वह प्रायः, ये कालवाचक स्थानवाचक दोनों ही क्रिया विशेषण है। आया करते थे, वह प्रायः यहाँ आया करते थे। वे कहाँ आया करते थे? आने की विशेषता है कि प्रायः माने अक्सर आते थे, और कहाँ? यहाँ आते थे, यानी यहाँ पर दो क्रिया विशेषण है। प्रश्न क्या है? क्रिया विशेषण रहित। तो सी वाला जो है सीधा सा वाक्य है कि वह मालिक से खुश रहता है। यहाँ पर खुश रहने के लिए किसी विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है। नेक्स्ट, संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग किस वाक्य में नहीं हुआ है? संबंध सूचक मतलब संबंधवाचक अव्यय। संबंधवाचक अव्यय भी होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ते हैं, और इनमें हमेशा ध्यान रखना के लगा होता है, के आगे। ये इसकी पहचान है, ये भी बहुत सरल है, बहुत सरल। संबंधवाचक अव्यय की पहचान है के आगे, के पीछे, के ऊपर, के नीचे के लगा होगा। देखिए, वह मेरे घर के पीछे, शहर के आसपास, के बिना, वह मेरे घर के पीछे रहता है। संबंधवाचक अव्यय। हमारे शहर के आसपास बहुत हरियाली है, नदी के चारों ओर पेड़ हैं, माँ के बिना घर सूना है, मैं अपने भाई के बिना नहीं रह सकता, मैं अपने पिताजी के खिलाफ नहीं सुन सकता। के लगा होगा
संबंधवाचक अव्यय है, यह काम पहले करना चाहिए। पहले का दिया है, ये क्रिया की बता रहा है, क्रिया की विशेषता बता रहा है, यह काम कब करना चाहिए। प्रश्न किसके लिए आ रहा है? क्रिया के लिए। तो ये क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण और संबंधबोधक अव्यय में थोड़ा सा अंतर है कि अब यहां हम लिख दें मेरा घर पीछे है, तो पीछे, घर के होने का पीछे बता रहा है, ये क्रिया विशेषण है। और मेरा घर सोहन के घर के पीछे है, तो यहां पर क्या लग गया? के पीछे। ये अंतर है सूक्ष्म। क्रिया विशेषण में सिर्फ संज्ञा का, सिर्फ विशेषण का प्रयोग होगा, स्थानवाचक, पीछे, आगे, ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर, और इसमें लगा होगा के। छत के ऊपर पतंग उड़ रही है, तो के ऊपर, तो जहां पर के लगा होगा वो संबंध बोधक, संबंध सूचक अव्यय का काम करते हैं, उसके उदाहरण होते हैं। और जहां पर के नहीं लगा है वो क्रिया विशेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है? विशेषण होते हैं 3 प्रकार के, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, और चौथे विशेषण जो सर्वनाम से बनते हैं। यहाँ हम बहुत ज्यादा डिटेल में व्याख्या नहीं कर पाएंगे यहाँ पर हाँ थोड़ा सा इतना जरूर बताएंगे ताकि आपको प्रश्न का उत्तर समझने में आसानी हो। और आगे जब आप हमारी क्लास ज्वाइन करेंगे, हमारी क्लास अटेंड करेंगे, हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ेंगे, हमारे क्लास में, इंस्टीट्यूट में, ऑफलाइन क्लास में आएंगे, तो आपको ये सारी क्लासें बहुत ही विस्तार से और बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ने को मिलेंगी, जहां आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो वे कल जा रहे हैं, वे कल जा रहे हैं, ये वे क्या है? सर्वनाम है। वे कल जा रहे हैं, क्योंकि वे यानी कोई संज्ञा है जिसको हम सर्वनाम के द्वारा प्रस्तुत कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये वे क्या है? सर्वनाम है, जो संज्ञा के स्थान पर किसी का नाम ना लेकर के, हमने कहा, किसी ने पूछा तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? वे कल जा रहे हैं या वे कल आएंगे, हम वहां पिताजी ना कह करके या किसी का नाम ना लेकर के उनके स्थान पर वे, वह, तुम आदि का प्रयोग करते हैं, तो फिर वो सर्वनाम होता है। ये सिंपल सर्वनाम है। कौन सा? पुरुषवाचक। अभी हम आपको बता चुके हैं। ऐसे ही हम धीरे धीरे जितनी जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना ही हमारे ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप तो महान हैं। आप कौन महान है? आप। ये देखो संज्ञा हो गई, ये भी पुरुषवाचक है, ये मध्यम पुरुषवाचक है। ठीक है, ये मध्यम पुरुषवाचक है और ये अन्य पुरुषवाचक है, क्योंकि 3 हमने बताई थी। कोई आदमी आया था, देखो वह पुस्तक पढ़ रहा है। कौन पुस्तक पढ़ रहा है? यानी वह पढ़ रहा है, कोई लड़का है, संज्ञा है, उसको प्रकट करने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जा रहा है। ये भी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, क्योंकि यहां पर हम स्पष्ट कर दें कोई भी सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? कोई। अभी हमने आपको पिछले 2 क्वेश्चन के पहले बताया, कोई, कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। लेकिन सर्वनाम की एक परिभाषा है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। ये सारे के सारे सर्वनाम संज्ञा के साथ नहीं हैं। यहाँ पर कोई संज्ञा हो सकती थी, यहाँ पर किसी का नाम हो सकता था, गांधी जी महान हैं, है ना, पिताजी कल जा रहे हैं, राम पुस्तक पढ़ रहा है। इस सर्वनाम की जगह पर संज्ञा हो सकती थी, लेकिन संज्ञा की जगह पर हमने इनका प्रयोग किया, इसलिए ये सर्वनाम है। जिस वाक्य में ये संज्ञा की जगह पर प्रयुक्त ना हो करके सर्वनाम संज्ञा के साथ प्रयुक्त होते हैं, यानी सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त ना हो करके जब किसी संज्ञा के साथ लग जाते हैं तो वो क्या बनते हैं? विशेषण। सिंपल सी परिभाषा है सार्वनामिक विशेषण की कि जब कोई
सर्वनाम संज्ञा के नोट करते रहें। जिसको नोट कर रहे हैं बहुत अच्छी बातें हैं, अच्छी बातें हमेशा नोट करना चाहिए। जब कोई सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त न हो करके किसी संज्ञा के साथ लगती है, लगता है, तो वह विशेषण बन जाता है। क्योंकि संज्ञा और सर्वनाम की साथ लगने वाले शब्द उनकी विशेषता बताते हैं और उन्हें विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के साथ जुड़कर उनकी विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं, और जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के साथ लगकर उनकी विशेषता बताते हैं वो विशेषण कौन से बनते हैं? उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण। तो देखिए, कोई आदमी, कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है और आदमी के साथ लगा, हम कहते हैं यहाँ पर कोई बैठा है, यहाँ पर कोई बैठा है, ये नहीं पता कौन बैठा है, तो वो सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। हम कहते हैं यहाँ पर कोई लड़का बैठा है, तो लड़का के साथ लग जाने के बाद ही तुरंत ही वो कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम विशेषण बन जाता है। तो कोई आदमी आया था, तो कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम आदमी संज्ञा के साथ लगने के कारण ही ये क्या बन गया? आपका सार्वनामिक विशेषण। तो आपका उत्तर किसमें आया? सी। किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण प्रयुक्त हुआ है? जैसे हम कह दें कि पिताजी की तबीयत खराब है, जल्दी से किसी को बुलाओ। तो किसी को बुलाओ यानी किसी मददगार को, किसी डॉक्टर को, किसी वैद्य को, या किसी को भी मदद के लिए बुलाना होगा। वो किसी का आता पता नहीं है, इसका मतलब है कि वो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो रहा है, वो सर्वनाम है। और जब हम कहते हैं कि जल्दी से किसी अच्छे डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी से किसी डॉक्टर को बुलाओ, तो किसी डॉक्टर के साथ वो लगते ही किसी शब्द सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। उम्मीद करते हैं आपको सार्वनामिक विशेषण कुछ हद तक समझ में आ गए होंगे। बाकी पूरी तरह से तो आपको क्लास अटेंड करने पर ही समझ में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? निपात बहुत छोटे छोटे से शब्दांश होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता। अपने शब्द पर, अपनी बात पर बल देने के लिए उनका प्रयोग हुआ था। तक, भर, तो, भी, ही, ये सारे निपात होते हैं। ये अव्यय होते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो देखिए, वह शहर भर में, बात फैल गई। वह तो, मैं भी, शहर भर में, पूरे शहर में। भर, तक, तो, भी, ये सारे निपात होते हैं। मैं घर जा रहा हूं ताकि आराम कर सकूं, और ताकि निपात नहीं है, ताकि है समुच्चक बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय। ये सारे समुच्चय बोधक हुए। और, तथा, किंतु, परंतु, ताकि, क्योंकि, तथापि, अन्यथा, इसलिए, अतः, ये सारे समुच्चय बोधक होते हैं। तो यहाँ 3 में निपात का प्रयोग हुआ है और चौथे में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में पवन का पर्यायवाची नहीं। सबसे पहले हम पवन का अर्थ जानेंगे। पवन का मतलब हवा। अब इनके अर्थ देखेंगे। वात, वात कैसे कहते हैं? कभी वैद्य कहते हैं वात हो गया, पित्त हो गया, कफ हो गया। तो वात माने वायु, तो वात भी हवा का मतलब है, वायु। इसका मतलब है
जी पवन का पर्यायवाची हो गया। मारुति, मारुति किसको कहते हैं? हनुमान जी को कहते हैं। हनुमान जी के लिए दो शब्द प्रयुक्त हुए हैं, एक तो मारुति और एक मारुत नंदन। क्यों कहते हैं मारुत नंदन? क्यों? क्योंकि पवन के पुत्र हैं, पवन पुत्र भी कहते हैं, है ना? तो पवन और मारुत इसका मतलब है पर्यायवाची हो गए। पवन के पर्यायवाची मांग रहे हैं। अब यहां पर चूंकि मारुत नहीं है, मारुति है, तो मारुति शब्द को हम देखते हैं कैसे बनता है। ये मारुत में ई प्रत्यय लगने से बना है। ई प्रत्यय होता है संतानवाची, छोटी, तो ई प्रत्यय लगा है तो यहाँ का स्वर लोप हुआ है और ये वाली मात्रा इसमें लगी है, अब बना है मारुति। तो मारुति कहते हैं हनुमान जी को और मारुत कहते हैं उनके पिताजी को, पवन। तो इसका मतलब यहाँ अगर मारुत होता तो ये पवन का पर्यायवाची होता। यहाँ मारुत नहीं है, ये मारुति है और ये किसका पर्यायवाची है? हनुमान का। और अनिल, अनिल माने भी हवा होता है, समीर माने भी हवा होता है। ये सारे के सारे पर्यायवाची पवन के हैं। आपका उत्तर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में सभी शब्द घर के पर्यायवाची? हम सब जानते हैं घर, निकेत माने भी घर होता है, निलय माने भी घर होता है, सदन माने भी घर होता है, पर साकेत माने घर नहीं होता। साकेत कृष्ण जी का धाम है, साकेत धाम। आलय, निकुंज, आलय माने घर होता है, पर निकुंज क्या होता है? निकुंज कहते हैं बगीचे को, हरी भरी लताओं से भरा हुआ कुंज, निकुंज, जो जैसे वृंदावन में निकुंज होता है, लताओं से घिरा हुआ वन या बाग। तो यानी इसका एक तो घर है, इसका मतलब तो घर है, इसका मतलब भी घर है, और इसका मतलब भी घर है, और इसका मतलब भी घर है। ग्रह, इसका मतलब भी घर है। लेकिन भुवन, भुवन का मतलब, भुवन का मतलब होता है संसार, क्योंकि भवन का मतलब घर होता है। भवन माने घर होता है, भुवन माने संसार। यानी बी के दोनों पर्यायवाची घर के हैं, ए के दोनों पर्यायवाची घर के हैं। बी का एक घर का है, एक घर का नहीं है। सी में भी एक घर का है, एक वन बाग का है। डी में एक घर का है, एक संसार का है। प्रश्न का उत्तर इस कंडीशन में है, सभी पर्यायवाची घर के। किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है? समुद्र और उदधि दोनों ही समुद्र के पर्यायवाची हैं। चपला और बिजली दोनों ही बिजली के पर्यायवाची हैं। चंद्रमा और शशांक दोनों ही चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। भास्कर सूर्य का पर्यायवाची है और निशाकर चंद्रमा का पर्यायवाची। निशाकर सूर्य का पर्यायवाची दिवाकर होता है, दिनकर होता है। चंद्रमा रात्रि को प्रकाशित करने वाला चंद्रमा, ये दोनों एक ही के पर्यायवाची नहीं है। आपका उत्तर डी। आज के सेशन में, आज के इस क्लास में हमने एसआई के पूर्व में हुए परीक्षा के 25 प्रश्नों को सॉल्व किया है। 25 प्रश्नों की व्याख्याएं की हैं, उनके उत्तर बताए हैं, और उत्तर के साथ जितने भी ऑप्शन थे उन ऑप्शन को भी हमने कोशिश की है कि अच्छे से आपको व्याख्या समझाएं, और वो आंसर क्यों नहीं हो सकते हैं इस बात पर भी पूरा प्रकाश डाला है। आपसे आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आए होंगे, और आगे भी आप हमारे चैनल से यूं ही जुड़े रहेंगे। राइस के यूट्यूब चैनल से आप हमेशा जुड़े रहेंगे और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके और उसे शेयर करके अपने दोस्तों में और भी पढ़ने वाले अपने रिश्तेदारों में शेयर करके आप हमारा सहयोग करेंगे और अपने उज्जवल भविष्य को निर्माण में एक सही कदम उठाने का प्रयास करेंगे। ऐसी उम्मीद के साथ हम आज की कक्षा को यहाँ विराम देते हैं, और इसके आगे के प्रश्न हम अगली कक्षा में, अगले चैनल में या अगले सेशन में आपके साथ डिस्कस करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए।
इसके लिए बहुत बहुत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ हमारी बातों को सुनने के लिए, समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, साभार, अभिनंदन। जय माता दी।